चलिए रिमेनिंग पार्ट ख़त्म करते हैं बैंक ऑडिट का। एक टर्म मुझे समझानी थी आपको। मॉर्टगेज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड मॉर्टगेज, एक होता है इक्विटेबल मॉर्टगेज। रजिस्टर्ड मॉर्टगेज में क्या होता है, जब आप जो भी आप प्रॉपर्टीज़ गिरवी रख रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन आप बैंक के नाम पे करा देते हो, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड मॉर्टगेज। इक्विटेबल मॉर्टगेज में आप एज सच रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो बैंक के नाम पे, आप बस अपने जो लीगल टाइटल है आप बस हैंड ओवर कर देते हो, बस यही होता है। बस ये डिफरेंस एक समझाना था, बाकी और सब ठीक है। असाइनमेंट एक टर्म समझ लीजिए। असाइनमेंट क्या होता है कि जैसे जब आप राइट ट्रांसफ़र कर देते हो बैंक को, से सपोज मेरे पास एक डेटर है, ठीक है, मेरे पास गिरवी रखने को कुछ है नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत है और मेरे पास गिरवी रखने को कुछ है नहीं। मैंने बैंक को क्या किया, मैंने बैंक को कहा कि बैंक ये मेरा डेटर है, आज से ये डेटर तेरा हुआ, ठीक है। पहले मैं कलेक्शन मेरे को करना था, अब तू कलेक्शन कर लेना। तो मैंने कलेक्शन का राइट दिया नहीं है सच, बस एक होता ना गिरवी रखा है। अब अगर कल चल के मैं पैसा बैंक को नहीं दूंगा तो बैंक उससे पैसा कलेक्ट कर लेगी डेटर से, ठीक है। अच्छा, सेट ऑफ क्या होता है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस। मान लीजिए मेरा बैंक में लोन चल रहा है और मेरा उसी बैंक में कोई अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट। तो अगर मैं पैसा नहीं देता हूँ तो बैंक एडजस्ट कर लेगी, ठीक है, पैसा। लियन क्या होता है कि जब बैंक आपके एसेट को बेच देती है, जो भी आपने गिरवी रखा है उस एसेट पे बैंक एक लीगल चार्ज क्रिएट कर देती है और फिर उस एसेट को बेच देती है, इसको बोलते हैं लियन। अगर आप पैसा नहीं दोगे बैंक को तो बैंक क्या करती है, फिर उस एसेट पे चार्ज क्रिएट कर देती है और उस एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर करती है। चलिए अब शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, नया टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स। देखिए दो तरीके के एडवांसेस हैं, स्टैंडर्ड लोन्स, एनपीए लोन्स। स्टैंडर्ड लोन्स का क्या मतलब है, जिसमें पैसा रेगुलरली आ रहा है और डिले हो भी रहा है लेकिन वो 90 दिन से ज़्यादा डिले नहीं हो रहा है। एनपीए लोन्स जिसमें पैसा डिले हो रहा है और 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, निकल गए हैं। स्टैंडर्ड दो तरीके का होता है, स्टैंडर्ड रेगुलर और एसएमए। स्टैंडर्ड रेगुलर और एसएमए। स्टैंडर्ड रेगुलर का मतलब क्या है कि एक दिन का भी डिले नहीं है। स्टैंडर्ड रेगुलर का क्या मतलब है, एक दिन का भी डिले नहीं है, पैसा ड्यू डेट पे आ जाता है या ड्यू डेट के पहले ही आ जाता है। फिर शुरू करते हैं एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट। अगर 0 से 30 दिन का डिले होता है तो एसएमए 0, 31 से 60 डेज़ का डिले होता है तो एसएमए 1, 61 से 90 डेज़ का डिले होता है तो एसएमए 2, ये ध्यान रखिएगा। फिर एनपीए क्लासिफिकेशन, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। सब स्टैंडर्ड कब बोलेंगे, जब वो एनपीए रहता है अप टू 12 मंथ्स तो वो सब स्टैंडर्ड हो गया। सब स्टैंडर्ड से एक दिन भी डिले हुआ तो डाउटफुल कैटेगरी 1 हो गया। डाउटफुल कैटेगरी 1 अगर अप टू 12 मंथ्स है तो D1 में आएगा, अगर 12 मंथ से ज़्यादा हो गया तो डाउटफुल कैटेगरी 2 में चला गया, ठीक है। फिर डाउटफुल कैटेगरी 2 जो है वो आपका 2 साल तक रहता है, अगर 2 साल से एक्सीड कर गया तो डाउटफुल कैटेगरी 3 हो गया, ठीक है। फिर से एनपीए है और एनपीए है अप टू 12 मंथ्स, एनपीए हो गया और एनपीए है अप टू 12 मंथ्स तो वो हो गया सब स्टैंडर्ड। एक दिन भी डिले किया तो वो घुस गया, मतलब एंट्री कर गया डाउटफुल कैटेगरी 1। और डाउटफुल कैटेगरी 1 अगर अप टू 12 मंथ्स है तो डाउटफुल कैटेगरी 1 में ही रहेगा, ठीक है, अप टू 12 मंथ्स। उससे एक दिन भी डिले किया, एक दिन भी एक्सीड किया तो डाउटफुल कैटेगरी 2, उसमें आपको 2 साल दिया जाता है और फिर 2 साल के बाद फिर डाउटफुल कैटेगरी 3 हो जाता है, ठीक है। इसमें एज सच क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं, बस ध्यान रखिएगा थियोरेटिकली। फिर हमने लास्ट जो ऑडियो एंड किया था वो एनपीए पे ही एंड किया था, तो एक बार समझते हैं कि हमारा आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। तो आउट ऑफ ऑर्डर सुनिएगा, अगर आपका जो बैलेंस है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो एक्सीड कर रहा है आपके सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर को, जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है आपके अकाउंट में वो एक्सीड करता है आपके सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर को, पहला केस। दूसरा केस, वो एक्सीड नहीं करता है बट 90 दिन हो गए, 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया है बैंक को, ठीक है। 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, आपने कोई पेमेंट बैंक को नहीं किया है, ठीक है। तीसरा, आपने पेमेंट किया है बट वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो इंटरेस्ट को भी कवर कर पाए। देखिए 3 केसेस हैं आउट ऑफ ऑर्डर होने के। पहला केस, आपका जो अकाउंट है वो एक्सीड कर गया है आपके सैंक्शन लिमिट को, ड्राइंग पावर को, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है आपके अकाउंट में वो एक्सीड कर गया है सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर को। दूसरा क्या है कि वो एक्सीड नहीं किया है बट 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, सामने वाले बोरोवर ने कोई पैसा नहीं दिया बैंक को किसी भी फॉर्म में, इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। तीसरा, पैसा दिया है उसने बट वो इनसफिशिएंट है, मतलब वो पैसा इंटरेस्ट को भी कवर नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस। तो देखिएगा गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस क्या होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट गारंटी लेती है, ठीक है, जिसमें
गवर्नमेंट गारंटी लेती है कि अगर ये बोरोवर पैसा नहीं देगा तो हम पैसा दे देंगे। तो दो तरह की गारंटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड और स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड। तो देखिएगा, सिर्फ याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मत लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में इज्जत ज़्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट में इज्जत कम है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इज्जत ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा, अगर एसेट क्लासिफिकेशन है तो एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड ही रहेगा, एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड ही रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि इज्जत ज़्यादा है। बट इनकम क्लासिफिकेशन वाइज वो एनपीए हो जाएगा, इनकम क्लासिफिकेशन वाइज वो एनपीए हो जाएगा। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है तो इज्जत नहीं है, तो ऐसे केस में दोनों ही केस में एनपीए रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ याद करने का तरीका है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। गवर्नमेंट गारंटी एडवांस, गवर्नमेंट ने गारंटी ली है, ठीक है, लेकिन सामने वाले बंदे ने पेमेंट नहीं किया, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड रहेगा, बट इनकम क्लासिफिकेशन एनपीए हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट है तो दोनों ही केसेस में एनपीए होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक बार प्रोविज़न के रेट याद कर लेते हैं। तो अगर देखिए ये जो प्रोविज़न के रेट है ये एनपीए को अप्लाई होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आपका जो लोन है वो एनपीए हो गया है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उस केसेस में क्या क्या रेट अप्लाई होंगे। तो अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है तो 15%, डाउटफुल एसेट है तो अगर डाउटफुल कैटेगरी 1 है तो 25%, डाउटफुल कैटेगरी 2 है तो 40%, डाउटफुल कैटेगरी 3 है तो 100%, सब स्टैंडर्ड है तो 15%, D1 है 25, D2 है 40, D3 है 100। लेकिन अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो तीनों ही केसेस में 100% होगा, ध्यान रखिएगा। और लॉस एसेट है तो 100%। फिर से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सर अगर मेरा लोन एनपीए हो गया, एनपीए कब होगा, जब 90 दिन से ज़्यादा हो गया, पैसा नहीं आया है, तो हम लोग क्या क्या प्रोविज़न और किस किस रेट पे बनाएंगे। सब स्टैंडर्ड है तो 15%, D1 है 25, D2 है 40, D3 है 100। और अगर अनसिक्योर्ड है तो तीनों ही केसेस में 100, लॉस है तो 100%। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए कोई बोरोवर है जिसको बहुत बड़ा लोन चाहिए, मान लेते हैं 1000 करोड़ का। अब एक बैंक की शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर बंदे को 1000 करोड़ का लोन एक्सटेंड कर दें। तो बैंक क्या करती है, और बहुत सारे बैंक्स को इनवाइट करती है और एक कंसोर्टियम, एक अरेंजमेंट क्रिएट करती है कि हम सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके इस बंदे को 1000 करोड़ दे देते हैं। और जो ये बैंक ये पूरा अरेंजमेंट देख रही है उसी को बोलते हैं लीड बैंक, और जो बाकी बैंक है उसको बोलते हैं मेंबर्स बैंक। जैसे मैं गया एक बैंक के पास, मैंने कहा मुझे 1000 करोड़ का लोन चाहिए। अब उस बैंक की शायद इतनी हैसियत नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उस बैंक ने बाकी 3 बैंक को इन्वाइट किया। तो जो बाकी 3 बैंक है वो हो गए मेंबर्स बैंक, और जिसके पास मैं इनिशियली गया वो था लीड बैंक। जनरली लीड बैंक अपना ज़्यादा प्रपोर्शन रखता है, मतलब लोन का सबसे ज़्यादा अमाउंट लीड बैंक का होता है, ठीक है। लेकिन बोरोवर के रिक्वेस्ट पे जो मेंबर्स बैंक है उनका शेयर भी ज़्यादा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बोरोवर के रिक्वेस्ट पे मेंबर्स बैंक का भी जो शेयर है वो ज़्यादा हो सकता है। अब जो लीड बैंक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारा केवाईसी करना, सारा ड्राइंग पावर कंप्यूट करना और एलोकेट करना जो रेशियोज़ हैं, जो शेयर्स हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोरोवर ने पैसा दे दिया, अच्छा ध्यान रखिएगा, बोरोवर जो भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल देगा वो सारा देगा लीड बैंक को। फिर लीड बैंक बाद में उसको एलोकेट करेगा डिफरेंट मेंबर्स को। हमने जो 1000 करोड़ लिया, हम उसका जो भी इंटरेस्ट देना होगा वो हम सिंगली बैंक को देंगे, अलग अलग बैंक को नहीं देंगे, सिंगली बैंक को देंगे जो लीड बैंक होगी। अब ये लीड बैंक की जिम्मेदारी है कि सबको अपना अपना हिस्सा दे। अगर लीड बैंक ने अपना अपना हिस्सा सारे बैंक को नहीं दिया तो जो बाकी रिस्पेक्टिव मेंबर्स बैंक है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस बोरोवर को एनपीए मान लेंगे। भले बोरोवर ने पैसा दे दिया होगा लीड बैंक को, लेकिन अगर मेंबर्स बैंक तक पैसा नहीं पहुंचा और 90 दिन से ज़्यादा निकल गए तो मेंबर्स बैंक के पास वो राइट है कि मेंबर्स बैंक उस बोरोवर को एनपीए मान लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। नेक्स्ट टॉपिक है इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। आपने लोन लिया बैंक से और जिस बेसिस पे आपने लोन लिया, जिस कोलेट्रल पे आपने लोन लिया, उसकी वैल्यू इरोड हो गई, गिर गई, डिमिनिश हो गई। तो 2 केसेस हैं इसमें। पहला, इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन बी रेकन एज सिग्निफिकेंट व्हेन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू एसेस्ड बाय द बैंक। मान लीजिए जब बंदा लोन लेने आया था तो मैंने उस समय इसकी वैल्यू एसेस की थी 1 लाख रुपये और मैंने लोन दे दिया 80,000 रुपये का। बंदा मेरे पास सिक्योरिटी लेके आया इनिशियली, मैंने उसकी वैल्यू एसेस की थी 1 लाख रुपये
और 1 लाख उसकी वैल्यू थी, तो मैंने लोन दे दिया था 80,000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आज मैं जब इसकी वैल्यू एसेस कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू आती है 40,000 रुपये, मतलब 50% से भी कम आती है। मैंने उस समय एसेस किया था 1 लाख रुपये, आज वैल्यू आ रही 40,000 रुपये, मतलब इसकी वैल्यू 50% से गिर गई। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे लोन को हम लोग स्ट्रेट अवे एनपीए मान लेंगे और इसको डाउटफुल कैटेगरी में ट्रीट कर लेंगे, मतलब सीधे सब स्टैंडर्ड भी नहीं, सीधे डाउटफुल मान लेंगे। ऐसे लोन को हम लोग सीधे डाउटफुल कैटेगरी मान लेंगे। फिर से, आप बोरोवर हो, आप मेरे पास आए लोन लेने, और मैंने इनिशियली आपके जो सिक्योरिटी है उसका असेसमेंट किया, वो आया 1 लाख रुपये। आज मैं जब वापस से फर्दर असेसमेंट कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू गिर के हो गई 40,000 रुपये, मतलब वैल्यू गिर गई 50% से ज़्यादा। तो ऐसे केस में मैं ऐसे लोन को क्या मान लूँगा, डाउटफुल कैटेगरी, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। दूसरा केस होता है, इफ़ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एज असेस्ड बाय द बैंक इज लेस देन द 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बोरोवर्स अकाउंट। आज बोरोवर को मान लीजिए 50 लाख रुपए देना है, आज बोरोवर को मान लीजिए 50 लाख रुपए देना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। लोन था 80 लाख का, लेकिन पेमेंट करना है उसको 50 लाख रुपए, 30 लाख का उसने पेमेंट कर दिया मान लेते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी की वैल्यू आज निकल के आती है वो 4 लाख रुपए निकल के आती है। आप सोचो, 1 लाख से सीधे 50,000 हुई, नहीं 1 लाख से सीधे 40,000 हुई, और आज इसकी वैल्यू गिर के हो गई 4 लाख रुपए। बंदे का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 50 लाख, लोन लिया था 80 लाख का, और आउटस्टैंडिंग आज के दिन पे है 50 लाख। मैंने जब इनिशियल असेसमेंट किया था सिक्योरिटी का तो उसकी वैल्यू आई थी 1 लाख रुपए, बाद में किया 40,000 आई, आज किया तो 4 लाख आई। मतलब आज जो उसकी वैल्यू है वो इतनी भी नहीं है कि मैं लोन का 10% भी कवर कर सकूं। आउटस्टैंडिंग लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 50 लाख, और मेरा रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 4 लाख, तो 10% को भी कवर नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में आप इस 50 लाख वाले लोन को, इस जो आउटस्टैंडिंग है, इसको आप स्ट्रेट अवे लॉस मान लोगे, इसको आप स्ट्रेट अवे लॉस ट्रीट कर लोगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एडवांसेस। तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो आप 2 क्रॉप सीजन वेट करोगे, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो आप 1 क्रॉप सीजन वेट करोगे। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है 1 क्रॉप सीजन। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या होते हैं, जिसमें समय कब लगता है, समय कम लगता है, मतलब आज मैंने बीज डाला और कुछ टाइम के अंदर पेड़ उगाएगा, फल आ जाएंगे उसमें, उसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है, आज मैंने बीज डाला, पेड़ को बढ़ने में और फल आने में बहुत टाइम लगता है, जैसे एग्जांपल कोकोनट ट्रीज़, मैंगो ट्रीज़, ये सब लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स होते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग 1 क्रॉप सीजन वेट करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में 2 क्रॉप सीजन वेट करते हैं। फिर आपका आता है स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट कब होता है, जब सामने वाले बंदे ने 5 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोजर लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो ऐसे केस में स्टॉक ऑडिट होती है। लेकिन अगर ऑडिटर को लगता है, मान लीजिए ऑडिटर को लगता है कि सामने वाले बंदे ने 2 करोड़ का ही लोन लिया है, बट वो चाहे तो उसकी स्टॉक ऑडिट करा सकता है। देखो ऐसे तो मैंडेटरी है 5 करोड़ के ऊपर के केस में, बट अगर कोई छोटा मोटा लोन है, ठीक है, तो ऐसे केस में ऑडिटर का अपना डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो स्टॉक ऑडिट करा सकता है। अच्छा, एक टर्म ध्यान रखिएगा, डिफरेंस क्या होता है ड्राइंग पावर में और सैंक्शन लिमिट में। सैंक्शन लिमिट का मतलब है कि हम इस बोरोवर को ओवरऑल एक्सपोजर कितना देंगे। सैंक्शन लिमिट का मतलब है कि इस बोरोवर को हम ओवरऑल एक्सपोजर कितना देंगे। एक्सपोजर का मतलब है कि हम टोटल लोन कितना एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे सीसी हो, चाहे ओडी हो, चाहे टर्म लोन हो, चाहे कोई भी किसी भी फॉर्म में, हम इस बंदे को मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं टोटल में बोल रहा हूँ, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। मैंने कहा 1 करोड़ रुपया। ड्राइंग पावर निकलती है आपकी सीसी के केस में, तो ड्राइंग पावर अलग है, सैंक्शन लिमिट अलग है। सैंक्शन लिमिट टॉप मोस्ट लिमिट है कि हम मैक्सिमम इतना लोन दे सकते हैं 1 करोड़ का, उसमें सब आ गया, सीसी भी आ गया, ओडी भी आ गया, टर्म लोन भी आ गया, और बाकी जो लोन से सब आ गया उसमें। डीपी ड्राइंग पावर निकलता है सीसी के केस में, जब आप वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंसिंग करते हो, तो दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। खैर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑडिट ऑफ एडवांसेस। उस पर पहले आपको जनरल बातें देखते हो। पहला, जो अमाउंट इंक्लूडेड है बैलेंस शीट में वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए एज एट द बैलेंस शीट डेट। दूसरा, एडवांस रिप्रेजेंट करना चाहिए अमाउंट ड्यू टू द बैंक। तीसरा, कोई अनरिकॉर्डेड एडवांस नहीं होना चाहिए। चौथा, जो अमाउंट्स है
उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रॉपर। जो भी आपने बेसिस ऑफ वैल्यूएशन यूज़ किया है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो भी आप बेसिस ऑफ वैल्यूएशन आप यूज़ कर रहे हो वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। प्रॉपर प्रोविजनिंग होनी चाहिए हर एक एडवांसेस की, और जो एडवांस है उसका डिस्क्लोजर क्लासिफिकेशन सब प्रॉपर होना चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला, अमाउंट जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एडवांस के फॉर्म में वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए एज एट द बैलेंस शीट डेट। दूसरा, अमाउंट रिप्रेजेंट ड्यू टू द बैंक होना चाहिए, मतलब वो पैसा बैंक को ड्यू होना चाहिए, ठीक है। कोई अनरिकॉर्डेड एडवांस नहीं होना चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए हर एक एडवांस का। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एप्रोप्रिएट होना चाहिए और प्रॉपरली अप्लाइड होना चाहिए। प्रॉपर प्रोविजनिंग होनी चाहिए, और लास्ट में एडवांसेस का प्रॉपर डिस्क्लोजर क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी। अब आप इंटरनल कंट्रोल की एफिकेसी चेक करते हो। वो कैसे चेक करते हो? एग्जामिन करते हो वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स, कि वो अमाउंट कितना वैलिड है। लोन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर थे कि नहीं थे, इससे आप इंटरनल कंट्रोल के इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हो। ऑपरेशन रिव्यू करते हो, अकाउंट्स में क्या पैसा आ रहा है क्या पैसा जा रहा है उसको रिव्यू करते हो। सिक्योरिटी जो भी आपने ली है उसका एग्जिस्टेंस, इन्फोर्सेबिलिटी, वैल्यूएशन कैसा है उसको आप एग्जामिन करते हो। कंप्लायंस विद आरबीआई नॉर्म्स उसको आप चेक करते हो, कंप्लायंस वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है। और कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप कैरी आउट करते हो। देखिए फिर से आपको इंटरनल कंट्रोल चेक करना है कि बैंक का प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है। तो पहला वो वैलिडिटी चेक करता है रिकॉर्डेड अमाउंट्स की, लोन डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है, अकाउंट्स में जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है उसको रिव्यू करता है, सिक्योरिटी का एग्जिस्टेंस, इन्फोर्सेबिलिटी, वैल्यूएशन को एग्जामिन करता है, आरबीआई नॉर्म से आपका जो एडवांस है वो कंप्लाई करता है क्या वो चेक करता है, और लास्ट में कैरी आउट करता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। फिर टॉपिक है आपका रिवर्सल ऑफ इनकम। देखिए हो सकता है गलती से मैंने कोई इंटरेस्ट अक्रू कर दिया हो और बाद में मुझे लगता है कि नहीं बंदे से पैसा नहीं आएगा, तो हमको वो इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा अगर गलती से मैंने इंटरेस्ट अक्रू कर दिया होगा। दूसरा केस, पहले उसका जो अकाउंट था वो स्टैंडर्ड था, तो पहले मैंने इंटरेस्ट को एक्रूअल बेसिस पे कर दिया होगा, अक्रू कर दिया होगा इंटरेस्ट को। बाद में उसका लोन हो गया एनपीए, तो एनपीए पे हम लोग कभी भी इंटरेस्ट को एक्रूअल बेसिस पे अक्रू नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने जो भी इंटरेस्ट अभी तक एक्रू किया होगा हमको सबको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पूरा फंडा गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस पे भी लगता है। और भी कुछ आपने कोई फीस है, कमीशन है, कुछ भी जो एक्रू किया होगा जो आपको लगता है अब मिलेगा नहीं हमें, वो सब आपको रिवर्स करना पड़ेगा। टेक आउट फाइनेंस क्या है? देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है टेक आउट फाइनेंस। टेक आउट फाइनेंस क्या होता है? जब आपका एक लोन दूसरे लोन से रिप्लेस हो जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज कीजिए मैंने बैंक ए से लोन लिया था 50 लाख रुपए का, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बैंक बी ने उस लोन को टेक ओवर कर लिया। बैंक बी ने उस लोन को टेक ओवर कर लिया, इसको बोलते हैं टेक आउट फाइनेंस। टेक आउट लोन इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर बाई अ लोन दैट इज प्रोक्योर्ड लेटर इज यूज्ड टू रिप्लेस द इनिशियल लोन। इन द केस ऑफ टेक आउट फाइनेंस, ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जब एक लोन दूसरे लोन से रिप्लेस हो जाता है इसको बोलते हैं टेक आउट फाइनेंस। अब ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस, तो इसमें हम लोग क्या क्या चेक करते हैं? ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, मतलब कितना रीजनेबल होना चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, उसको चेक करते हैं। कंपेयर करते हैं एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड विद द करस्पॉन्डिंग फिगर्स, और टेस्ट चेकिंग करते हैं सारा कि सारे डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट आपने दिया है क्या, जो भी आपने इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया है वो एज़ पर द रेगुलेशंस है क्या, और एज़ पर द आरबीआई नॉर्म्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखिए ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस मतलब यहाँ पे हम लोग एक्सपेंसेस की ऑडिट कर रहे हैं। पहले तो अब जो भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा, आप कंपेयर करते हो एवरेज रेट को विद दी अप्लाइड रेट। मेरे हिसाब से आपका एवरेज होना चाहिए रेट 5%, बट आपने जो रेट पे किया है वो 8% है, तो कंपेयर करते हो और डिफरेंसेस है, फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो। फिर आप टेस्ट चेकिंग करते हो कि जो इंटरेस्ट है वो सारे डिपॉजिट्स पे आपने दिया है क्या, जो रेट आपने लगाया है वो एज़ पर दी इंटरनल रेगुलेशंस, जो बैंक का इंटरनल रेगुलेशंस है उसके हिसाब से है क्या, आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से है क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस में। कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स में एक बार कवर कर लेता हूँ, सुनिएगा। जो एनपीए का क्लासिफिकेशन होता है वो ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो एनपीए का क्लासिफिकेशन होता है वो ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी होता है।
आपके पास कितनी सिक्योरिटी है, इसके बेसिस पे एनपीए का क्लासिफिकेशन नहीं होता है। से सपोज 90 दिन बीत गए, बंदे ने कोई पैसा नहीं दिया है, 90 दिन बीत गए, बोरोवर ने कोई पैसा नहीं दिया है, हम लोग स्ट्रेट अवे उसको एनपीए मान लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बंदे का हमारे पास घर गिरवी पड़ा हुआ है, बंदे का हमारे पास स्कूटर गिरवी पड़ा हुआ है। नहीं, सिक्योरिटी को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, उसको बेच देंगे, उस पर लियन एक्सरसाइज कर लेंगे, वो बात की बात है। लेकिन क्लासिफिकेशन वाइज तो हम लोग उसको एनपीए करेंगे ही करेंगे, हम यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड केस है, जो क्लासिफिकेशन होता है वो बोरोवर वाइज होता है, फैसिलिटी वाइज नहीं होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनिएगा। एक बोरोवर है जिसने दो लोन लिया हुआ है, कार लोन, हाउसिंग लोन। बोरोवर ने 2 लोन लिया हुआ है, हाउसिंग लोन और कार लोन। हाउसिंग लोन में वो रेगुलर है, वो रेगुलरली पे कर रहा है, ड्यू डेट के पहले ही पे कर देता है। कार लोन में वो कुछ ड्यू डेट्स मिस कर देता है, और कार लोन उसका एनपीए हो गया मान लेते हैं। हाउसिंग लोन में वो रेगुलर है, कार लोन में वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम उसका दोनों लोन एनपीए मान लेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे में हम उसका दोनों लोन एनपीए मान लेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, हाउसिंग लोन में तो वो रेगुलर है ना। नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो क्लासिफिकेशन है बोरोवर वाइज होता है, फैसिलिटी वाइज नहीं होता है, ठीक है। तो ऑल फैसिलिटीज इन सिक्योरिटी वुड बी टर्म्ड एज एनपीए। अगर आप हाउसिंग में रेगुलर थे, कार में इरेगुलर हो, तो हम दोनों का एनपीए मान लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसमें केस स्टडी आ सकती है, ठीक है। कंसोर्टियम मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी, आईवीपी। सुनिएगा, बैंक ने कोई एडवांस दिया है अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी, एनएससी वाला नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी, किसान विकास पत्र, आईवीपी, इंदिरा विकास पत्र। मान लीजिए मेरी बैंक में 5 लाख की एफडी है और मैंने बैंक से 3 लाख का लोन लिया है अगेंस्ट एफडी, और मान लेते हैं कि मैं उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे केस में बैंक उसको एनपीए ट्रीट नहीं करेगी, क्योंकि वो लोन मैंने अगेंस्ट एफडी लिया है, ठीक है, और एफडी मेरी आज भी बैंक में है, ठीक है, ठीक है। तो बैंक उसको एनपीए ट्रीट नहीं करेगी, ठीक है, प्रोवाइडेड एडुकेट मार्जिन इज अवेलेबल इन दी अकाउंट्स, ठीक है, मतलब प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए। फिर से, एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी, आईवीपी नीड नॉट टू बी ट्रीटेड एज एनपीए प्रोवाइडेड एडुकेट मार्जिन इज अवेलेबल। अगर मैंने कोई ईएमआई मिस कर दी, 90 दिन से ज़्यादा हो गया, मैंने पेमेंट नहीं किया है, फिर भी बैंक उसको एनपीए ट्रीट नहीं करेगी, प्रोवाइडेड प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए। और मार्जिन है ना, मेरी एफडी 5 लाख की है और मैंने बैंक से लोन लिया 3 लाख का, तो अच्छा खासा मार्जिन है, तो बैंक इसको एनपीए ट्रीट नहीं करेगी। अब एक कंप्यूटेशन समझ लीजिए मुझसे, पेज नंबर 35 पे आइएगा, आपके बुक में ही हूँ मैं, पेज नंबर 35, 10.35। ध्यान रखिए, मैंने आपको समझाया था अभी कुछ टाइम पहले, सैंक्शन लिमिट क्या होती है, ड्राइंग पावर क्या होती है। सैंक्शन लिमिट आपका ओवरऑल एक्सपोजर होता है, ड्राइंग पावर निकलता है आपका सीसी के केस में। तो जब बैंक ड्राइंग पावर निकालती है तो उसका कैलकुलेशन समझ लीजिए एक बार। बैंक स्टॉक्स वही काउंट करती है जो पेड स्टॉक्स हैं, जो पेड स्टॉक्स हैं, अनपेड स्टॉक्स को काउंट नहीं करती है। और दूसरा, डेटर्स को, डेटर्स में भी क्या करता है, जो रिसेंट के जो डेटर्स हैं उन्हीं को बैंक ट्रीट करती है, जो पुराने डेटर्स हैं, मतलब जो 120 दिन पुराने हैं, उसको बैंक ट्रीट नहीं करती है। समझा रहा हूँ, सुनिएगा। आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग करनी थी, आप मेरे पास आए, तो मैंने कहा कि चलिए आप अपना रिपोर्ट दिखाइए, अपना करंट एसेट दिखाइए। तो आपने कहा कि सर मेरे पास अभी स्टॉक 1 करोड़ का पड़ा है, मेरे पास डेटर 50 लाख के हैं, तो मेरा 1.5 करोड़ का करंट एसेट है। तो उसके बेसिस पे बैंक आपको कुछ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग और कर सकती है, फर्दर कर सकती है। लेकिन बैंक कुछ वर्किंग करेगी। बैंक देखेगी तो जो आपके पास 1 करोड़ का स्टॉक है उसमें कितना पेड वाला है, पेड वाले के बेसिस पे ही बैंक लोन देगी। अब भाई पता चला आपके पास स्टॉक पड़ा है, सारे अनपेड हैं, मतलब आपने सब उधार पे लिया हुआ है, तो क्या बैंक उस पर कंट्रोल कर सकती है? नहीं कर सकती भाई, वो आपने उधार पे लिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब बैंक ड्राइंग पावर निकालती है तो स्टॉक्स वही काउंट करती है जो पेड वाले होने चाहिए, मतलब जो आपने खरीदे हुए होने चाहिए। दूसरा, आपने कहा समय पर 50 लाख के डेटर्स हैं, लेकिन भाई साहब 1 साल हो गया, डेटर पैसा ही नहीं दे रहा है, तो बैंक इस डेटर को लेके करेगी क्या? भाई आपको नहीं दे रहा तो हमको क्या देगा?
तो ध्यान रखिए जब बैंक ड्राइंग पावर निकालती है तो कुछ अपने एंड से वर्किंग करती है। क्या क्या वर्किंग करती है? स्टॉक वही लेती है जो पेड स्टॉक्स होंगे, अनपेड स्टॉक्स को माइनस कर देगी। डेटर को वही डेटर लेगी जो नए डेटर्स होंगे, मतलब अप टू 120 डेज, 120 दिन पुराने वाले डेटर होंगे उसको काउंट नहीं करेगी। और फिर ये वर्किंग करने के बाद फिर अपना मार्जिन लगाएगी, मार्जिन के बाद फिर आपका डीपी निकालेगी। और कुछ चीज़ें एक बार देख लेता हूँ मैं। बाकी थोड़ा सा रीड करने वाला टॉपिक है इसमें, इंटरेस्ट वगैरह वो सब देख लीजिएगा। रेवेन्यू और इनकी P&L, एक P&L का फॉर्मेट भी है, वो सब देख लीजिएगा एक बार। बाकी मोटा मोटी मैंने आपको सब समझा दिया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ चैप्टर मेरा ख़त्म होता है। लास्ट में एक चीज़ और मैं रिवाइज़ करा दूँ, सुनिए। अगर आपका स्टैंडर्ड एसेट है तो आप जो भी इनकम बुक करते हो वो एक्रूअल बेसिस पे करते हो, लेकिन आपका अगर एसेट NPA हो जाता है तो आप जो इनकम बुक करोगे वो कैश बेसिस पे करोगे। फिर से, अगर आपका लोन स्टैंडर्ड है, मतलब पैसा बराबर आ रहा है, रेगुलरली आ रहा है, तो ऐसे केस में आप उसमें एक्रूअल बेसिस पे बुक करते हो। लेकिन अगर आपका लोन NPA हो जाता है गलती से, तो आप उसमें एक्रूअल बेसिस पे नहीं कर सकते हो, कैश बेसिस पे करते हो। तभी तो हमने अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले कि लोन NPA हो जाता है तो जो भी एक्रूड इंटरेस्ट होते हैं हमको सब रिवर्स करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए, इस पॉइंट के साथ मेरा रिवीजन यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने सारे पॉइंट को टच किया है। कुछ एक आध पॉइंट जो बहुत रीडिंग वाले थे वो मैंने टच नहीं किया, पढ़ लीजिएगा। जैसे फॉर्मेट क्या है P&L का, क्लासिफिकेशन कैसा क्या होना चाहिए, वो पढ़ लीजिएगा एक बार। कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका ऑडियो बनेगा वो बनेगा SM चैप्टर नंबर 5, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चलिए, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। चलिए, थैंक यू।